नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या में घना कोहरा, उत्तर भारत में बड़ी ठंड, कोहरे से जनजीवन प्रभावित। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, कदम कदम बढ़ाए जा की धुन से सेरेमनी की शुरुआत, मंत्रमुग्ध हुआ दिल्ली। ब्रिटिश पीएम स्टारमर 3 दिन के चीन के दौरे पर। ब्रिटेन, अमेरिका और चीन को संतुलित करने पर जोर, यात्रा से बढ़ेगा दोनों देशों का भरोसा। बीएचयू के रुइया हॉस्टल में छात्रों के बीच मारपीट, पुलिस और पीएसी तैनात, परिसर में तनाव का माहौल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, छात्रों का प्रदर्शन। कस्टम्स की सख्ती से तस्करों पर शिकंजा, बैंकॉक से आई खेप में करोड़ों का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त। सोना और डायमंड स्मगलिंग के कई मामले उजागर, करीब 34.50 करोड़ रुपए की अवैध माल जब्त। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम नजर आई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां इस तरीके से ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। अभी भी ठंड का प्रकोप कई राज्यों में, कई शहरों में जारी है। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर गुरुवार शाम भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसके साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस के 4 दिवसीय समारोहों का औपचारिक समापन हुआ। इस गरिमामय अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। समारोह की शुरुआत सेना द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट देने के साथ हुई। इसी के बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन गूंजी। तीनों सेनाओं के बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत धुन कदम कदम बढ़ाए जा से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय मंत्री, विदेशी राजनयिक और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। विजय चौक और आसपास की ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी, जिससे रायसीना हिल्स की भव्यता को और निखारा हुआ देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को देश की समृद्ध सैन्य परंपरा और वीर जवानों के बलिदान के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे राष्ट्रीय गौरव और सैन्य अनुशासन का प्रतिबिंब करार दिया। ये समारोह भारतीय सैन्य शक्ति, अनुशासन और राष्ट्र की अटूट एकता का सशक्त संदेश देता नजर आया है। ब्रिटिश पीएम की स्टारमर 8 साल बाद 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे चीन पहुंची थी। पिछले 8 सालों में ग्लोबल राजनीति काफी बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं। ऐसे में चीन उन्हें एक मजबूत विकल्प देता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन रवाना होने से पहले स्टारमर ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, मगर चीन को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। ब्रिटेन भले ही आज चीन को जरूरी देश बता रहा है, लेकिन 2020 में कोरोना के वक्त ही उसने चीनी टेक कंपनी हुआवे को जासूसी के शक में अपने देश से निकाल दिया था। इसलिए ऐसे समय में स्टारमर का चीन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई है। बीएचयू परिसर में छात्रों के बीच हुई मारपीट से तनाव का माहौल बन गया। यह घटना रुइया हॉस्टल में हुई है, ऐसा बताया जा रहा है, जहां 2 हॉस्टल्स के छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट तक स्थिति पहुंच गई। स्थिति बिगड़ती गई और जैसे जैसे स्थिति को बिगड़ा हुआ देखा गया, प्रशासन की तरफ से पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया, छात्रों को वहां से हटाया गया। ये करीब शाम की बात बताई जा रही है, जब पुलिस ने बिरला सी छात्रावास में घुसकर आरोपित छात्रों की तलाश शुरू की, तो एक बार फिर से छात्र जो हैं वो आक्रोशित नजर आए। माना यह जा रहा है कि आरोपित छात्रों की पहचान कर पुलिस कार्यवाही कर सकती है।
परिसर में शांति फिलहाल कायम रही, मगर बताया जा रहा है कि छात्र गुटों के बीच तनाव और गहमा गहमी देर तक बनी रही, जिसे काबू कर पाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो गया। हाथ पांव फूल गए प्रशासन के। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया गया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि 3 छात्रों ने एक अन्य छात्र की पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने हॉस्टल से बाहर निकलकर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने की जरूरत है। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस और पीएसी की टीम जो है वो तैनात कर दी गई, जिसने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। इस घटना ने एक बार फिर बीएचयू परिसर में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए बीते कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा जब्त की है। कस्टम विभाग से मिली जानकारी की माने तो 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच एयरपोर्ट कमिश्नरेट मुंबई कस्टम जोन 3 की टीम ने अलग अलग मामलों में कार्यवाही कर कुल लगभग 34 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध सामग्री बरामद की है। सबसे बड़ी कार्यवाही ड्रग्स तस्करी के खिलाफ की गई, जहां 4 अलग अलग मामलों में करीब 26 करोड़ 52 लाख रुपए का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया। यह नशीला पदार्थ बैंकॉक से आए यात्रियों के ट्रॉली बैग में छुपाकर लाया जा रहा था, जिनमें 4 यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सोना तस्करी के 5 मामलों में करीब 4 करोड़ 99 लाख रुपए का 24 कैरेट सोना बरामद किया गया, जिसमें एक मामले में बांग्लादेशी ट्रांजिट पैसेंजर और एयरपोर्ट स्टाफ की मिलीभगत सामने आई है। वहीं एक डायमंड स्मगलिंग केस में लगभग 1 करोड़ 81 लाख रुपए के हीरे और 3 विदेशी करेंसी मामलों में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। कस्टम्स अधिकारियों का कहना है कि तस्कर लगातार नए नए तरीकों से प्रतिबंधित सामान लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सतर्क निगरानी और प्रोफाइलिंग के जरिए ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। अब तक की कार्यवाही में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिवसीय शोक घोषित किया, जिसके कारण 12 जिला परिषदों और उनके अंतर्गत आने वाली 125 पंचायत समितियों के आम चुनावों के बचे हुए चरण स्थगित कर दिए गए हैं, यानी टाल दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो अब तक मतदान 5 फरवरी 2026 के बजाय 7 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना 7 फरवरी की जगह अब 9 फरवरी 2026 को तय की गई है, जो 10 बजे से शुरू की जाएगी। आयोग ने यह बताया है कि चाहे वो नामांकन हो या नाम वापसी की प्रक्रिया हो, चाहे फिर वो जो भी प्रतीक होते हैं उसको बांटने की प्रक्रिया हो, वो पहले ही पूरी हो चुकी है। संशोधित जो कार्यक्रम है उसका नोटिफिकेशन संबंधित जिला कलेक्टर 31 जनवरी 2026 को जारी करेंगे। चुनाव प्रचार 5 फरवरी 2026 की रात 10 बजे समाप्त होगा और परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता हटाई जाएगी। निर्वाचित सदस्यों के नाम 11 फरवरी 2026 तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ये चुनाव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर की जिला परिषदों में कराए जाएंगे। पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किशोर बैरक, अन्य बैरक और कारागार अस्पताल का गहन निरीक्षण किया, सर्वे किया। अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और उपस्थित चिकित्सक को सख्त निर्देश दिए गए कि बंदियों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैरकों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बंदियों को प्राप्त जानकारी, उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जेल अधीक्षक को मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था का भी इस मौके पर जायजा लिया गया। रामपुर जनपद के कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बिजली विभाग के संविदा टेक्नीशियन नितेश सिंह को 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नितेश सिंह गोविंदपुरा बिजली घर पर तैनात था। किसान सुखविंदर सिंह ने एंटी करप्शन मुरादाबाद से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाई और योजना बनाते हुए जाल बिछाया। निर्धारित योजना के तहत मौके पर ही टेक्नीशियन को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है और इस कार्यवाही से फिलहाल क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।
गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए नामांकन गिरिडीह में कार्यालय में किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। जानकारी की माने तो वार्ड संख्या 1 से 9 तक के अभ्यर्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने, वार्ड संख्या 10 से 18 तक के अभ्यर्थी अंचलाधिकारी के सामने, वार्ड संख्या 19 से 27 तक के अभ्यर्थी कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने ये सारी चीज़ें जो है दाखिल की जाएगी। नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए जाएंगे ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। इसके लिए भी अलग अलग काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और जितनी भी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए किसी तरह से वोटर्स को जो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, साथ ही उनके लिए किसी तरह की समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखा गया है। अंचल अधिकारी के कक्ष में गिरिडीह नगर निगम वर्ग ख के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 से 18 का नामांकन का प्रक्रिया यहीं पे प्रारंभ हो गया है। आज 29/1/26 से 11 से 3 तक लिया जाएगा और यह प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगा। नाम निर्देशन प्रपत्र भी का विक्रय भी काउंटर पे किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ दायर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक खबर सामने आई है, जहां यूजीसी कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। सुरेंद्र सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर इस कानून में कुछ खामियां देखी होंगी, तभी उस पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं और उम्मीद ये जताई कि न्यायालय सामान्य वर्ग को न्याय दिलाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले ही ये कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विचार करने वाली है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद पार्टी इसका स्वागत करती है। सुरेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को खारिज किया है, जिससे साफ होता है कि समिति में कुछ तो खामियां थी, जिस पर अब किसी तरीके से दोबारा विचार किया जाएगा। इस तरीके का निर्णय, उसका स्वागत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कुछ समझा होगा, कुछ खामियां देखा होगा, इसलिए रोक लगा दी है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग को न्याय देगा। अच्छा, अगर 19 तारीख तक जो समय दिया गया है कि सुनवाई होगी, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और जो वह कमेंट किया है कि इस पर जो है केंद्र सरकार जो है विचार करे, और उस स्थिति में भी केंद्र सरकार अगर इस पर स्टैंड अपना बनाए रहती है तो फिर सवर्ण के लोग क्या करेंगे? मैं 100 बार कह चुका हूं कि केंद्र सरकार विचार करेगी। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है। वो जरूर विचार करेगी और विचार करने के बाद कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को न्याय देगी। सरयू राय ने यूजीसी विवाद पर कहा कि बातचीत से मामला सुलझेगा। उनका कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसमें संशोधन किया जा सकता है। सरकार और यूजीसी से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की वो अपील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखना होगा सरकार और यूजीसी इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाते हैं। के द्वारा निपटा लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये सेंटीमेंट का सवाल है। इस तरह से जो यूजीसी ने अपने नियम में परिवर्तन कर दिया है, उससे लोगों की भावना आहत हुई है। अब मुझे लगता है कि ये लोग वापस लेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कर दें तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा और कोई ऐसा उसमें नियम में नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है। सर, लेकिन स्वर्ग समाज के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरोप जो लगाए जाएंगे उसका वो वाजिब भी नहीं रहेगा। सही बात है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होना वाजिब है, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अब सवर्ण तो एक शब्द गढ़ लिया गया है, उसमें तो सामान्य जातियों की बात है। तो जो सामान्य जाति में वर्ग में लोग हैं, उनके साथ इससे कुछ न कुछ अपमानित करने वाली बात आती है। इसको मुझे लगता है कि सरकार और यूजीसी जरूर विचार करेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से किया है वो उद्देश्य भी से पूरा नहीं होगा। अजीत पवार के देहांत के बाद ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, बीजेपी छोड़ने वाले थे, उसके बाद ऐसी घटना हो गई। ये ममता बनर्जी का जो ये बयान है, ये मूर्खतापूर्ण है, उकसाने वाला है और राजनीति का स्तर देश में कितना गिर गया है इसका एक प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ये साफ होता है कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र का उल्लेख करते हुए वो कहते हुए नजर आए कि किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के औसत कृषि विकास दर 4.4% तक पहुंच गई है। इसे एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि 4% से ज्यादा की कृषि विकास दर देश के कृषि क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता को दर्शाती है। सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। और आज विशेषकर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। मेरठ में लोकप्रिय अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि हासिल करते हुए 29 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र की पहली अवेक कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की। ये जटिल सर्जरी 50 साल के मरीज दिनेश पर की गई, जिन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में हृदय की प्रमुख धमनियों में गंभीर रुकावट, हृदय की कार्यक्षमता लगभग 25%, पुराने फेफड़ों की बीमारी जो है वो पाई गई, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उनको थी, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। मरीज की जटिल स्थिति को देखते हुए लोकप्रिय अस्पताल की CTVS टीम ने थोरेसिक एपिड्यूरल एंथेसिया के तहत बाईपास सर्जरी करने का निर्णय लिया, जिसमें मरीज पूरी तरह होश में रहा और बिना वेंटिलेटर के खुद सांस लेते हुए सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे एक अलग सर्जरी हो रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, क्या क्या है? CABG तो वेरी रूटीन सर्जरी है, अलग सा कुछ नहीं है। अच्छा। एंड प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया में आज ही के दिन में ना मिनिमम 300 सर्जरीज हो रहा होगा नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया में। ओके। इफ यू कंसिडर एंड सिर्फ NCR में ही हमको करीब करीब 100 तक अस्पताल्स में CABG हो रहा होगा अभी। राइट नाउ इट मे बी गोइंग ऑन। तो ये तो कुछ अलग सा डिफरेंट कुछ नहीं है, सर्जरी तो वही है। बस एक ही डिफरेंस किया है कि हमने पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी अवेक रखा है, मतलब हम उससे बात कर सकते हैं, उसको वो भी बात कर सकते हैं हमसे। ये पोजीशन में रखे है। थोड़ा टेक्निक, एनेस्थीसिया का टेक्निक्स थोड़ा अलग सा किया है। थोरेसिक, अपर थोरेसिक एपिड्यूरल बोलते हैं हम, अपर थोरेसिक T2 T3 लेवल पे हमने एपिड्यूरल ट्यूब डाल के वहाँ से एनेस्थीसिया दे रहे हैं। और पेशेंट को ना एक्चुअली दिस इज नॉट फुल एनेस्थीसिया, इट इज एनाल्जेसिया, मतलब उसको दर्द नहीं होगा। ऑपरेशन का पता तो चलेगा उसको, मगर ऑपरेशन कर रहे उसका दर्द नहीं होगा। और दूसरा साइको एनालिसिस, क्योंकि जिसे जो भी मरीज है वो इजीली मान नहीं जाएंगे कि हम ऑपरेशन के टाइम पे अवेक रहे। जम्मू में 22 से 25 जनवरी के बीच आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता किक्स बॉक्सिंग जोनल लीग में सहारनपुर के होनहार खिलाड़ी गुनगुन ने उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 0.5 इवेंट के 32 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया है।
गुनगुन की इस उपलब्धि ने न सिर्फ सहारनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश की टीम ने किक्स बॉक्सिंग लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया और अपनी खेल प्रतिभा का परचम लहराया। आज हमारी बच्ची किक बॉक्सिंग में खेलकर आई है नॉर्थ जोन, जिसमें कांस्य पदक प्राप्त जीतकर जिले का नाम रोशन किया है और सभी खिलाड़ियों ने प्रशिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। आज आपका नाम? मेरा नाम मनोज प्रजापति है। मैं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन सहारनपुर का जिला सचिव हूँ। आज हम सहारनपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहारनपुर की महिला किक बॉक्सिंग खिलाड़ी का सम्मान। थाईलैंड के राजा और रानी इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान शाही संपत्ति ने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर का दौरा किया। यहां उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ शाही प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। दौरे के दौरान राजा और रानी ने कुशीनगर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा और भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों, शांति के संदेश, इन सभी के बारे में जानकारी हासिल की। शाही दंपति का ये दौरा भारत थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।